जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान विफाक में हुकूमत साजी के लिए मामलात तय पा गए हैं। पीपल्स पार्टी सदारत, स्पीकरशिप, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर्स के साथ साथ विफाक में वजारतें भी ले लेगी। ये बात इसलिए हैरत की है कि गुज़श्ता रोज ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दिया जाएगा, मगर वजारतें नहीं ली जाएंगी। ताहम इस वक्त मुल्क को बहरान से निकालने के लिए वाहिद मुमकिना हल भी दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की ओनरशिप लेते हुए हुकूमत में शामिल हो जाए। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होती है तो नून लीग हुकूमत बनाने के लिए किसी और जमात की मोहताज भी नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत का फैसला कई अहम सवालात को जन्म दे रहा है। क्या पीपल्स पार्टी ने खुश दिली के साथ ये फैसला किया है? क्या पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की माशी पॉलिसियों का दिफा करने को साथ खड़ी रहेगी? क्या नून लीग अपनी हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेलिंग का शिकार रहेगी? और सबसे बढ़कर क्या ये सेटअप मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम दे पाएगा? PDM 1 के तजर्बे से तो साबित हुआ कि अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम रहा और ना ही माशी। अब हुकूमत साजी से पहले ही राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी साख बेहतर बना रही है और नून लीग की साख खराब कर रही है। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ भी सब पर अयां है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस चल पाएगी या फिर वतन अजीज में अभी सियासी अदम इस्तेहकाम के मजीद बाब ही रकम होते रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात ने मुल्क में एक तरह का सियासी भूचाल बर्पा कर दिया है। कमिश्नर जैसे अहम ओहदेदार का रावलपिंडी डिवीजन में 13 हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाने का इल्जाम इतना संगीन है जिसकी तहकीकात को लाजमी तौर पर किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। लियाकत अली चट्टा के इल्जामात से कई अहम और हल तलब सवालात भी जन्म ले रहे हैं, जैसे कमिश्नर ने RO ना होते हुए कैसे इतनी बड़ी धांधली कर ली? उनके पास क्या ठोस सबूत हैं कि उन्होंने ROs के साथ मिलकर धांधली की? ये धांधली किसके कहने पर की गई? आज 6 DROs ने लियाकत अली चट्टा के इल्जामात को गलत करार क्यों दिया? कमिश्नर रावलपिंडी इतने दिन खामोश क्यों रहे? कमिश्नर इस मामले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्या कमिश्नर किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर ये इल्जामात लगा रहे हैं? उन पर होने वाली करप्शन इंक्वायरीज की क्या नौयत है? अगर उन पर करप्शन के इल्जामात थे तो उनको रावलपिंडी की आला तरीन पोस्ट पर फाइज ही क्यों किया गया? इसी तरह अगर किसी को धांधली करवानी ही थी तो फिर वो रावलपिंडी डिवीजन में ही क्यों करवाई गई? फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन में धांधली क्यों नहीं करवाई गई? और सबसे बढ़कर अगर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात में मुकम्मल नहीं किसी हद तक भी सच्चाई है तो धांधली के जिम्मेदारों को बेनकाब करके उनके खिलाफ क्या सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात, इंक्वायरी कमेटी फाल, 3 दिन में रिपोर्ट, क्या नतीजा खेज कार्रवाई मुमकिन हो पाएगी? हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि तकरीबन सब ने आप समेत ये बात की है कि उम्र पार्लियामेंट की और बड़े फ़िक्रमंद हैं माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। शहजाद साहब के और मेरे तो खैर ज़ाती भी बहुत गहरा ताल्लुक था। एक शेर सुन लें, उम्र कितनी होगी? उम्र को मारें गोली। मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। वाह। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ, जिसने मुझे अपना मसखरों जैसा मीडिया याद दिला दिया कि एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी अफसर के इंकशाफात पे लीड्स, सुपर लीड्स, सनसनी, एक्शन से भरपूर, शाहकार, हम भी उसके विक्टिम और बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं यहाँ, जबकि हम में से क्या हम सारे नहीं जानते कि यही सब कुछ ज़बान ज़दे आम था और सिर्फ अवाम के नहीं, जो पॉलिटिकल एलीट सो कॉल्ड है, एलीट तो इस मुल्क में है ही नहीं, लेकिन बहरहाल सिर्फ अवाम नहीं, ख़ास भी यही विर्द कर रहे थे, तो उसने कौन सा नया इंकशाफ किया? मुझे ये बता दें। और ये कहना कि इसको नहीं पता तो उसको नहीं पता तो उसकी ये पोजीशन हो, भाई कमिश्नर के इल्म में ना हो को बात। इस्लामाबाद से मेरा ख्याल है एक सीट भी नहीं मिली PTI को।
मतलब कॉमन सेंस भी होती है ना। एक है सर, एक है, तीन अभी एक तो है। बस लेकिन हसन साहब, जब आप कह रहे हैं जितनी ज़बानें, बेशक कोई जितनी भी बात करे, मगर आप इतने बड़े और अहम इंतजामी ओहदे पर बैठे हो, जाहिर बात है फिर आपने प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक काम किया है, उस शख्स का उस ओहदे पर मौजूद होना सवालिया निशान है, और फिर वो इतने दिन खामोश रहे, अपनी जगह एक सवालिया निशान है, फिर कोई सबूत नहीं सामने रखे, ये मैटर नहीं करता है, इल्जाम पर ही चलेगा सब कुछ। सबूत देखें ना, देखें बात सुने, कायदे आजम की एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ सबूत है। हमूद रहमान कमीशन, कोई उसका आज तक फैसला हो सका? हु वाज रियली रिस्पॉन्सिबल? बेनजीर भुट्टो, उसका बाप, क्या पता नहीं हम कहाँ बैठ के किस किस्म की बातें करते रहते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो यूं लगता है जैसे पता नहीं कोई अल्ट्रा डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हम लोग हैं और पता नहीं क्या है किसी भी चीज का क्या है। वैसे आज एक और सवाल बनता था, रखा नहीं, रखती हूँ मैं, आने वाले दिनों में हमारा डेमोक्रेसी नंबर भी बहुत नीचे गया और आप तो बहुत खुश होंगे मुझे लगता है ये बात सुनकर। खैर, नीचे नहीं गया, है ही नहीं है सर, है कुछ 3% से ऊपर। 33 साल हो गए लिखते लिखते, अब लोगों को समझ आनी शुरू हुई है। इस मुल्क में डेमोक्रेसी न थी, न है, न होगी। दुरुस्त। कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी जब तक, ये नहीं हो सकता। सर, आप इतनी शिद्दत से अगर कहें कि जौहरी तब्दीली आएगी तो यकीनन आ जाएगी मेरा ख्याल से। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ, जौहर हो तो जौहरी तब्दीली आती है। शहजाद साहब, साबिक कमिश्नर के इल्जामात पर हर तरह की आरा सामने आ रही है, गुज़श्ता हम कई घंटे से देख रहे हैं। कमिश्नर की ज़हनी सेहत पर भी यहाँ तक के सवाल उठा दिए गए, करप्शन के इल्जामात, ब्लैकमेलिंग का शिकार या किसी और का खेल खेलने के इल्जामात हैं। क्या क्या मुमकिन हो सकता है? ये कोई मामूली ओहदा नहीं है जहाँ वो बैठे थे। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, ये इसमें से किसी को भी डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि इसको मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीक की जाए और डिटर्मिन किया जाए, जिस तरीके से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। ये भी मुमकिन है कि आपसे कहा गया हो कि तुम आ जाओ, आके ये बात करो, ताकि फिर किसी तरीके से ये बात ऊपर आए, जो PTI ने शोर मचाया उसको पहले से ही काउंटरवेल कर लिया जाए, उसके अदालत कोई फैसला करेगी, अभी देखें ना अदालत के अंदर मामला चला जाएगा किसी ना किसी शक्ल के अंदर। बहरहाल उसको एक तरफ छोड़ते हैं, लेकिन ये बचगाना सोच है कि कमिश्नर को कैसे पता लग सकता है उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक। कमिश्नर उस पूरी उस लड़ी का हिस्सा है हम लोगों में से, जिस तरह मैंने सर्व किया हुआ है एक निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर सर्व किया हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि एक सिस्टम किसी तरीके से कुछ करे या कोई फैसला करे और कुछ लोगों को बीच में पता ना हो, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन, उसका मामला, और फिर आपने देखा कमिश्नर की कितनी तस्वीरें हैं जब वो विजिट कर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी है। सारे DCO उसके नीचे काम करते हैं, ROs DROs, इसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये कहना, ये बचगाना बात है ये कहना कि उसका क्या काम था। उसका सवाल पूछने वाला ये था कि उसको किसने कहा, सवाल पूछने वाला ये था कि कमिश्नर को किसने कहा कि तुम ये काम करो। उसने अगर अपने तौर पे किया है तो कौम का मुजरिम है, और अगर किसी और के कहने पे किया तो फिर उसकी निशानदेही करे ताकि हम उसको जाके पकड़ें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हम इतने अरसे से एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट है क्या, किस बला का नाम है। आपने देख लिया एस्टैब्लिशमेंट उस दिन क्या, किस बला का नाम है कि एक कमिश्नर जो है वो अपनी पोजीशन से हटता है, दूसरा कमिश्नर आता है, और उसके बाद वो सारे DCO उसके साथ बैठ के, ROs DROs जितने भी हैं, वो सब के सब यक जुबान होके बाजमात इसका एतराफ करते हैं कि हमारा तो कमिश्नर जो बॉस था वो झूठा आदमी था। ये एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ है। वो एस्टैब्लिशमेंट जो कि ये एस्टैब्लिशमेंट वो वाली एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आपके निजाम को चला रही है। ये आपका ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है जिसने आपको मजबूर किया कि आप अपने बड़े को आप ज़हनी तवाज़ुन खराब करके उसको शामिल कर। तीसरी बात, हमारा निजाम क्या है, जब आपने एस्टैब्लिशमेंट वो चीज है जो किसी को पागल डिक्लेयर कर सकती है, जो कि आपके इस केस में हुआ। ठीक, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये था, इसकी मुकम्मल तहकीक की जाए। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? जितनी शोर मच रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों सामने नहीं आता? सर, इलेक्शन कमीशन ने बस कमेटी बना दी है एक, और 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, तमाम इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। जहां जिसको शिकायत है, ये फौरन ये काम करने चाहिए थे ना, तहकीक करके उनको फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये सच है ये झूठ है, डिक्लेयर करो। छुपे किधर हो? क्यों मोर्चों में छुपे हो? सामने क्यों नहीं आती? इस कौम को पागल करके रख दिया इन लोगों ने जब से इलेक्शन हुए। बिल्कुल दुरुस्त। तो कोई ना कोई तो खेल खेला जा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का काम है। इसी वजह से एक चट्टा नहीं, पता नहीं कितने चट्टे और उठेंगे भाई, जब तक आप सामने क्लियर होके डिक्लेयर नहीं करोगे कि सच ये है और झूठ ये है, या ये हमारी नजर के अंदर ये सच है, उस वक्त तक ये मामला उठते रहेंगे। तो इसका हल ये है कि इलेक्शन कमीशन फाइनलाइज करे रिजल्ट्स को,
और जितने भी मामलात हैं, जो मुकदमात हैं, उनको हल करे, ताकि लोगों को पता लगे कौन कितनी सीटें लेके जीता है, ताकि गवर्नमेंट का जो अमल है उसको मुकम्मल किया। ठीक है जी, दुरुस्त मालूमात देने में ताखीर पूरे सिलसिले को मशकूक कर रही है। ब्रिज से मैं आपको खुशामदीद कहेंगे। अबसार साहब, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद सबको उनकी करप्शन याद आना शुरू हुई। रावलपिंडी के आला तरीन ओहदे पर एक इतने करप्ट शख्स को आखिर किसने फाइज किया? पंजाब हुकूमत समेत किस किस को जवाबदेह होना चाहिए इस पूरे मामले पर? देखिए, हम घुमा घुमा के बात करते रहते हैं। कभी हम इलेक्शन कमीशन का कह देते हैं, कभी हम पंजाब हुकूमत का कह देते हैं। देखिए, सच ये है कि पिंडी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे वो एक तहसीलदार या एक हवालदार की क्यों ना हो, वहाँ कमिश्नर तो सबसे बड़ा ओहदा है। वहाँ किससे पूछ के हुई है, किसने करवाई है, ये बात क्यों नहीं करते हम? और इतने अरसे से है, कोई 15 दिन पहले नहीं आया था कि उसका पता ही नहीं चला। इस शख्स का शानदार करियर है, जो आप देखें हर अच्छी पोजीशन इसने एंजॉय की है। और यही एक आप मिसाल है। आप चावल का एक दाना देग में से निकाल के देख लें, जितना कोई करप्ट होगा उतना ही नवाजा जाएगा इस निज़ाम में, इस मुल्क में, और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको अच्छी से अच्छी पोजीशन पे लाया जाएगा। साल बाद अचानक सबको पता चल गया कि ये तो इसके तो फलाने स्कैंडल्स में नाम है, ये तो मलक रियाज का टाउट है। पहले नहीं किसी को पता था ये मलक रियाज का टाउट है। मलक रियाज ने भी फटाफट वो क्लैरिफिकेशन जारी कर दी, अब तक तो उसने की नहीं थी। मुझे तो ये लगा। और फिर देखें आप इस कमिश्नर साहब की आप अंदाज़ा करें चालाकी का, जो नफसियाती मरीज़ भी है लेकिन चालाक इतना है कि सब कुछ कह दिया, और साथ कह दिया फ़ौज ने इलेक्शन बड़ा अच्छा करवाया। तो बंदा पूछे तुझे किसने कहा, बताया क्यों नहीं तुझे किसने तुझ पे दबाव डाला, इतना दबाव डाला कि खुदकुशी तक पहुंच गया, लेकिन ये नहीं बताया किसने दबाव डाला। देखें, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ वो मुश्ताक यूसुफी ने लिखा है कि चिन्योटी और मेमन पागल भी हो जाए तो दूसरे की पगड़ी उतार के अपने घर में फेंकता है, इतना सियाना होता है। तो बात यह है कि ये कमिश्नर भी इतना सियाना है कि दबाव है बहुत, और ज़मीर पे है कि खुदकुशी करने लगा, लेकिन किसने डाला वो नहीं बता गया। और जाते हुए जिससे मुझे लगता है ये साजिश सारी किसके ख़िलाफ़ है, काजी फायज़ ईसा के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। यहीं से इसके असल साजिश और इसके झूठा होने की यही सबूत है। देखें, मैं 3 चीज़ें बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बंदे की हमेशा पोस्टिंग बहुत अच्छी जगहों पर रही है, बहुत नीचे से ऊपर आया है, इसलिए मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये बगैर इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ तक पहुँच सकता। फिर इसकी पोस्टिंग पिंडी में हुई, 1 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ पे मौजूद है, कभी इसके बारे में कोई और बात नहीं आई। मैंने तो नाम ही इसका पहली दफ़ा सुना। इतना बेहतर तरीके से या इतना खामोशी से वो काम कर रहा था कि किसी को शिकायत नहीं हुई। और तीसरा, उसने ये नहीं बताया कि उस पर दबाव किसने डाला था। वो बताता तो मैं मानता कि यार ये नर का बच्चा है। और आखिरी बात यह है कि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, तो इससे सबसे यही जाहिर होता है कि असल निशाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो सबको पता है, सब बात भी कर रहे हैं। ये भी उसी तरह बात करता या उस वक्त प्रेशर लेने से इनकार कर देता। तो आपकी 15 दिन बाद रिटायरमेंट होने वाली है, आपका ज़मीर इतना नहीं उस वक्त गवारा किया कि जो आपको मुसलसल प्रेशर डाल रहा है आप उसे कहते हैं जी मैं नहीं लगा सकता। ठीक है जी, दबाव डालने वाले का नाम नहीं दिया। फेक न्यूज़ का ज़माना है। अभी आप देख लें, वो बैलेट पेपर वहाँ पे लक्ष्मी चौक में छप रहे थे इलेक्शन के 10 दिन बाद, मतलब जी। और फिर वो जिसने रिपोर्टर ने लगाई है, एंकर ने, वो भाग गया है और वो उसने उसको अपने टाइमलाइन पे लगाया नहीं, अपने चैनल पे चलाया नहीं। इसी तरह ये फेक न्यूज़ है, पहले आपने एक चुचुंदर छोड़ दी और उसके बाद आप भाग गए कि नहीं वो तो मैंने तो माला सिर्फ कि ऐसे हुआ है। अब आप ख्याल पे आ गए, वो खैर क्या कर सकते हैं। फेक न्यूज़ फेक सर पे तो गवर्नमेंट को इकदाम लेने चाहिए फेक न्यूज़ को हैंडल करने को। ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। एक तो रिजल्ट जैसे शुरू हुए, इब्तदाई रुझानात, फिर नताइज रुके, और फिर सुबह अक्सर लोग जो हैं वो नून लीग के रावलपिंडी डिवीजन में कामयाब हुए। हम कह सकते हैं ये जितना मामला मेस बन गया इलेक्शन के बाद, जजों के बाद इंतजामी ओहदेदार जो हैं बतौर आरओज़, ये एक नाकाम तजुर्बा रहा। देखिए, इस मुल्क को बहरहाल ब्यूरोक्रेसी ने चलाना है। अफसोस की बात है कि अगर वो इस तरीके से बिहेव करते हैं और रियासत की बजाय सियासत करते हैं, अपने ज़ाती मफादात पर तवज्जो देते हैं, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे। ज़िले को तो डिप्टी कमिश्नर ने चलाना है और जो पूरा डिवीजन है उसको कमिश्नर ने चलाना है। आप कहाँ से लाएंगे? हर काम तो आप अदलिया के खाते में नहीं डाल सकते। आपने इनको डीपोलिटिसाइज करना है और रियासत के कामों पर लगाना है, इनको किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाना। अब इतनी अफसोसनाक बात है कि जो कुछ उन्होंने कहा कमिश्नर ने, वो जिस माहौल में कहा, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि इस वक्त
खुद पीडीएम की जो हिस्सा थी जो जमातें, वो भी करप्शन चिल्ला रही है, जीडीए भी करप्शन चिल्ला रही है, जेयूआई भी करप्शन चिल्ला रही है। ये सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही है। अब रावलपिंडी डिवीजन की बात है, 6 जिले हैं और इन 6 जिलों के 6 डिप्टी कमिश्नर के ऊपर ये कमिश्नर बैठा हुआ था। सही। ये सवाल पे कोई असर रसूख नहीं था उसका, ये तो कोई बात ही नहीं है। जाहिर है उससे ऑर्डर लेकर वो नीचे काम कर रहे थे। वो किससे ऑर्डर ले रहा था, ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए इस वक्त जो सवालात उठ गए हैं इस बारे में भी और दूसरे बारे में भी, अब ये डंग टपाओ कमेटियों से ये मसला हल नहीं हो सकता कि वज़ीर आला कमेटी बनाए, लाओ 3 दिन में रिपोर्ट लाओ, हाँ जी डिप्टी कमिश्नर साहब दसो तुसी धांधली की थी? नहीं सर जी मैं धांधली नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन जी एक कमेटी बना दे। इन कमेटियों की कोई साख नहीं है। इस वक्त इलेक्शन की और हुकूमत की साख बहाल करने की जरूरत है। उसके लिए कम अज कम नहीं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन बनाना होगा और वो कमीशन जो है वो लाजमी है कि उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक हो, या चीफ जस्टिस से कहना होगा कि वो जुडिशल कमीशन बनाए, या फिर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसको सुओ मोटो के तहत उठाना होगा, या जब किसी की शिकायत आए तो 184(3) के तहत इसको उठा के इसका पूरी तरीके से इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना होगा।